हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की, जिसमें हम कॉमर्स की 10 यूनिट्स करने वाले हैं। हर यूनिट के टॉप 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ को हम सोल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के 1 to 50 क्वेश्चंस। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 51 to 100 क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 51st क्वेश्चन जो है, Which of the following best defines the concept of economic globalization? Economic globalization को कौन डिफाइन कर रहा है? Isolation of economics from international market, कि ये कह रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट से आइसोलेट हो जाइए, अकेले हो जाइए, अलग हो जाइए। तो ये तो अब ग्लोबलाइजेशन का अपोजिट है। इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स, हाँ जी, ये हो सकता है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस बना रहे हैं हम इकोनॉमिक्स को, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन बिजनेस, प्राइवेटाइजेशन का ग्लोबलाइजेशन से कोई लेन देन नहीं है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रेगुलेशन को रिड्यूस करने से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अलग अलग है चीज़ें। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू, मतलब कि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज है उनके इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ाना, इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाना ही क्या है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। किसके द्वारा? ट्रेड, आपस में दो इकोनॉमीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, दो इकोनॉमीज के बीच में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दो इकोनॉमीज के बीच में टेक्नोलॉजी का इंटरचेंज हो रहा है। तो वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म इकोनॉमिक इंडिकेटर रेफर्स टू? इंडिकेटर, इंडिकेट करने वाला। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन है? लॉज रेगुलेटिंग द इकोनॉमी, डाटा यूज टू एक्सेस द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री की हेल्थ को डिफाइन करने के लिए जो डाटा यूज कर रहे हैं, इंडिकेट करने के लिए, ये हो सकता है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो हम क्या यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सबसे अच्छा लग रहा है, बी। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर स्टैटिस्टिक्स लाइक जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, विच मेजर्स द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। एक कंट्री की, एक इकोनॉमी की हेल्थ को नापने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? जीडीपी, उस कंट्री की जीडीपी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन कितना है। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं? इकोनॉमी की हेल्थ को जांचते हैं। तो यही क्या हुए? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज आउटसोर्सिंग इन बिजनेस? आउटसोर्सिंग मतलब आउटसोर्स करना, अपने यहाँ से किसी चीज को बाहर सोर्स करना, रिसोर्स शेयर करना। एक्सपेंडिंग बिजनेस टू रूरल एरियाज, delegating specific business process to external firms, importing raw material, hiring employees from विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें क्या है? आउटसोर्सिंग, बाहर की तरफ सोर्स करना था, उससे रिलेटेड एक वर्ड मिला हमें, एक्सटर्नल फॉर्म्स। तो हम ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सटर्नल फॉर्म्स टू हैंडल सर्टेन बिजनेस एक्टिविटीज, ऑफन टू रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी। हम इसमें क्या करते हैं? आउटसोर्सिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एक्सटर्नल फर्म्स के साथ। किस चीज के लिए? कुछ बिजनेस एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो और उनकी एफिशिएंसी हमारे काम आ सके। ओके, व्हाट डज द टर्म ट्रेड डेफिसिट मीन्स? ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। ट्रेड डेफिसिट जो ये था, बैलेंस ऑफ ट्रेड था, उसके अंदर मैंने बताया था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होता है उसके लिए हम देखते हैं। तो इसमें ट्रेड डेफिसिट मतलब कि लॉस वाली सिचुएशन बतानी है, अ सिचुएशन वेयर इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट। फर्स्ट आंसर ही राइट है हमारे लिए। इंपोर्ट जब ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो हम उसको कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। अ ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन ए कंट्री इंपोर्ट मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन इट एक्सपोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट हो तो उसका ट्रेड बैलेंस क्या होगा? डेफिसिट में होगा, नेगेटिव में होगा। Which of the following is an example of an ethical issue in international business? इसमें बोला कि इंटरनेशनल बिजनेस में एथिकल इशू किस कारण से हो सकता है, एग्जाम्पल बताना है इसमें। टैरिफ इम्पोज्ड बाय ए गवर्नमेंट, टैरिफ का एथिकल इशू
नहीं होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी इन फॉरेन मार्केट, हमारा जो प्रोडक्ट है हम फॉरेन मार्केट में बेच रहे हैं मगर उसकी क्वालिटी को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एथिकल मतलब कि अनएथिकल चीज है। डिफरेंसेस इन कल्चरल प्रैक्टिस, करेंसी फ्लक्चुएशन, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस, इसके अंदर क्या है, डिसऑनेस्ट, जो हम झूठ बोल रहे हैं, डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज जो भी कर रहे हैं, सच एज फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, झूठी हम एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, वहां के लेबर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, तो वो अनएथिकल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, फुल फॉर्म क्या है सीसीआई की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, to promote and sustain fair competition in market, to manage public sector enterprises, to draft economic policies। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका रिलेशन किस चीज से हुआ, कंपटीशन से, तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कंपटीशन से रिलेटेड है। टू प्रमोट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन इन मार्केट, द सीसीआई एंश्योर फेयर कंपटीशन, सीसीआई क्या क्या काम करते हैं, फेयर कंपटीशन होना चाहिए मार्केट के अंदर। प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, ऐसी एक्टिविटीज को रोकता है जो एंटी कॉम्पिटिटिव हो। प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो कंज्यूमर्स है उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान दिया जाता है, मतलब कि उनके लाभों का भी ध्यान दिया जाता है। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन बाय डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट होता है पैसा लगाना और डिस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है पैसा निकालना। तो प्राइवेटाइजेशन बाय डिस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है, इसने पूछा, सेलिंग गवर्नमेंट एसेट्स टू द प्राइवेट इन्वेस्टर, नेशनलाइजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इसमें तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल दिया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को नेशनलाइज बना रहे हैं, तो ये तो उल्टा हो गया। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट बिजनेस, बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ये तो गवर्नमेंटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। रेड्यूसिंग टैक्सेस फॉर प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के टैक्स को कम कर देना, तो ये था प्राइवेटाइजेशन बाय डिस इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि हम कुछ गवर्नमेंट एसेट्स को बेचते जा रहे हैं, किसको, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, मतलब कि हम उनसे पैसा ले लेते हैं और गवर्नमेंट जो एसेट्स हैं उनको दे देते हैं। प्राइवेटाइजेशन बाय डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स टू प्राइवेट पार्टीज टू रिड्यूस पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज को कुछ एसेट्स को बेच देती है, इसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन बाय डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टर, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो नॉन इकोनॉमिक है, एक्सचेंज रेट इकोनॉमिक है, कंज्यूमर इनकम लेवल ये भी इकोनॉमिक है, कल्चरल एटीट्यूड, कल्चर आ गया तो कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया ये, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन्फ्लेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कल्चरल एटीट्यूड आर सोशियो कल्चरल फैक्टर दैट इम्पैक्ट बिजनेस इज फॉलिंग आउटसाइड द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बाहर की चीज है कौन, कल्चरल एटीट्यूड्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो जो काउंसिल है एक्सपोर्ट प्रमोशन, उसका मेन फंक्शन क्या होगा, इसका नाम से ही पता चला एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। इम्पोजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन गुड्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देंगे तो एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं हो रहा, डिमोट होगा वहां से। इंक्रीजिंग द एंड फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम अ कंट्री, एक कंट्री से एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना, एंकरेज करना, हाँ जी ये काम है। प्रिवेंटिंग इंपोर्ट, इंपोर्ट को रोकना, इसका कोई लेन देन नहीं है। रेगुलेटिंग डोमेस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर डोमेस्टिक ही है तो फिर एक्सपोर्ट कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सपोर्ट एक्सपोर्टर बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस, कि ये क्या कैसे हेल्प करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मार्केट इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, पॉलिसी एडवोकेसी प्रोवाइड करता है, पॉलिसी बना करके देता है। राइट आंसर, encouraging and facilitating export from countries। what is the purpose of corporate governance, पर्पज क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस, गवर्नेंस मतलब उनको गवर्न करने वाले रूल्स वगैरह जो होते हैं। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट, प्रॉफिट को बढ़ाना है नहीं। टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एथिकल मैनेजमेंट इन बिजनेस, हाँ जी ये हो सकता है। टू प्रमोट मोनोपोली इन मार्केट, मार्केट में मोनोपोली लाना नहीं। रिड्यूस गवर्नमेंट ओवरसाइट नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस्टेब्लिश सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्टेब्लिश करता है दैट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following organization is responsible for maintaining global financial stability? global financial stability, IMF, हमने लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था. द IMF वर्क to foster global monetary cooperation, stabilize financial system, promote economic growth. ये क्या है, आईएमएफ क्या करता है, मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाता है, फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है. ओके, तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके, डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन. तो ऑप्शन राइट आंसर इज आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स. ओके, वट डज द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू? बिजनेस साइकिल मतलब कि बिजनेस का जो चक्र है, बिजनेस चक्र जो है, साइकिल जो है, उसके बारे में पूछा. गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट बिजनेस, phases of economic expansion and contraction, the production process of goods, seasonal demand changes. अब ये देखिए, इसे ऑप्शन नंबर डी है सीजनल डिमांड चेंजेस. तो ये डिमांड साइकिल हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड प्रोडक्शन साइकिल हो सकता है, फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. हाँ जी, ये हो सकता है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. द बिजनेस साइकिल डिस्क्राइब द रिकरिंग फेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ, डिक्लाइन, कॉन्ट्रैक्शन. ओके, तो ये जो फेजेस बार बार में रिपीट होते हैं उसी को कहते हैं बिजनेस साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन बिजनेस? सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेट का फोकस पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल अलायंस सोशियो इकोनॉमिक से बाहर की चीज है. सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर इंपैक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखता है जो कि बिजनेस ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं. राइट आंसर रहेगा ये. टेक्नोलॉजिकल, वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया. लीगल रेगुलेशन, लीगल इन्वायरमेंट हो गया. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. द सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंबाइंस सोशल फैक्टर such as culture, demographic with economic element like income level and employment rate. ओके, इन दोनों को कंबाइन कर दिया. दो इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दोनों को कंबाइन करके सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रिस्क इज एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएशन आती है तो उसकी वजह से कौन सा रिस्क आ सकता है? पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, करेंसी रिस्क, लीगल रिस्क. ये देखिए, चारों में से जो चीज है उससे रिलेटेड क्या है? फॉरेन एक्सचेंज से करेंसी. तो करेंसी रिस्क इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी. currency risk arise from change in exchange rate which can impact the financial performance of business engaged in international trades. Okay, कि एक डॉलर है, डॉलर के जितने रुपए का डॉलर है, एक डॉलर अचानक से वो कम या ज्यादा हो जाता है तो वो क्या है, ट्रेड के अंदर फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं. तो इसी के कारण ये करेंसी रिस्क के अंदर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफर प्राइसिंग? व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफर प्राइसिंग? सेटिंग प्राइस ऑफ गुड ट्रेड बिटवीन अनरिलेटेड कंपनीज. दो कंपनीज हैं, उनके बीच में प्राइस को सेट किया जा रहा है, तो वो प्राइसिंग गुड्स एंड सर्विस बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज विद इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. एक कंपनी है, उसके अलग अलग एंटिटीज हैं, उनके बीच में गुड्स को और सर्विसेज को प्राइसिंग की जा रही है. ठीक है. सब्सिडाइजिंग लोकल बिजनेस फॉर एक्सपोर्ट, लोकल बिजनेस को सब्सिडाइज चीजें प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करना. नेगोशिएटिंग टैरिफ फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स, सर्विस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सचेंज बिटवीन रिलेटेड एंटिटी इन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. तो ट्रांसफर प्राइसिंग की डेफिनेशन यहाँ पे है कि मल्टीनेशनल कंपनी की जो अलग अलग एंटिटीज होती है, अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग जगह पे जो उसकी ब्रांचेस होगी, उनके बीच में जब चीज़ों को प्राइसिंग किया जाता है, गुड्स को प्राइसिंग किया जाता है, सर्विसेज की प्राइसिंग की जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ट्रेड एम्बार्गो मीन इन इंटरनेशनल बिजनेस? ट्रेड एम्बार्गो का मीनिंग पूछा है जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है. टैक्सेशन ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर टैक्सेशन लाना. इज रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन ट्रेड विद द स्पेसिफिक कंट्री, एक कंट्री स्पेशल कंट्री के साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बना देना. सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स, रिडक्शन इन टैरिफ. तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है. द ऑप्शन नंबर बी, रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन ट्रेड विद द
स्पेसिफिक कंट्री, एक कंट्री स्पेशल कंट्री के साथ हम बैन लगा देते हैं। अ ट्रेड एम्बार्गो इन्वॉल्व्स प्रोहिबिटिंग ट्रेड विद अ पर्टिकुलर नेशन फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रीजन। जैसे भारत है, भारत के साथ क्या है, पाकिस्तान का चलता ही रहता है। तो अगर हम इंडिया वाले पाकिस्तान के साथ ट्रेड बैरियर लगा देते हैं, ट्रेड बैन कर देते हैं, तो वो क्या होगा, ट्रेड एम्बार्गो। ओके। What is the primary goal of public-private partnership (PPSP triple Ps) in business? Public-private partnership उसका गोल क्या है? Increasing public ownership in industries, collaboration between the government and private sector to provide public services. ये आंसर ठीक लग रहा है। लिमिटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनलाइजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन नंबर बी ही है कि उन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ही कुछ होना चाहिए था, कोलैबोरेशन सेटअप कर रहे हैं। तो PPPs combine public and private resources to finance and deliver services like infrastructure, ensuring efficiency and innovation. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि दोनों के बीच में कोलैबोरेशन को सेटअप करके अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। What does the term host country refers to the international business? International business में host country नाम की चीज जो है वो क्या है? The home country of the multinational corporation? नहीं। होस्ट क्या होता है, जैसे हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम उसके गेस्ट हुए और वो हमारा कौन होता है, होस्ट होता है। तो द कंट्री वेयर द बिजनेस ऑपरेट आउटसाइड इट्स होम कंट्री। हाँ जी, ये हो सकता है कि अपनी कंट्री के अलावा जो बाहर की कंट्री में अगर हम कर रहे हैं तो वो बाहर की कंट्री क्या होगी, होस्ट कंट्री होगी। द कंट्री वेयर ट्रेड एग्रीमेंट आर साइंड, द प्राइमरी मार्केट ऑफ एक्सपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द इंटरनेशनल बिजनेस, इन इंटरनेशनल बिजनेस द होस्ट कंट्री इज वेयर ए कंपनी एस्टेब्लिश ऑपरेशन बियॉन्ड इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन। अपनी कंट्री के अलावा अगर किसी और कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो वो क्या होगी, हमारी होस्ट कंट्रीज होगी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा? फेमा एक्ट के बारे में बोल रहा है। फेमा की देखिए फुल फॉर्म आ गई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका पर्पज क्या था या क्या है? टू कंट्रोल फॉरेन करेंसी रेट, facilitate exchange trade and maintain foreign exchange stability। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है तो एक्सचेंज को ही मैनेजमेंट करेगा। फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, ठीक बात है। टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, रेगुलेट डोमेस्टिक बैंकिंग एक्टिविटीज, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फेमा एम्स टू मैनेज foreign exchange market in India, promoting the smooth flow of foreign trade and investment। फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के फ्लो को स्मूथ करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को स्टेबलाइज करना, मैनेज करना इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वट इज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन इंटरनेशनल बिजनेस? दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस हो रहा है और दोनों के अंदर कल्चर अलग अलग है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? रेड्यूस इनोवेशन, नो। लिमिट लीड्स टू मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, नहीं। एंकरेज क्रिएटिविटी एंड अडेप्शन इन ग्लोबल मार्केट, हाँ जी, ये हो सकता है। एलिमिनेट मार्केट कॉम्पिटिशन, मार्केट कॉम्पिटिशन को खत्म कर देना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। कल्चरल डाइवर्सिटी फोस्टर इनोवेशन एंड अडेप्टिबिलिटी। देखिए हम हमारी कंट्री से बिजनेस कर रहे हैं और किसी और कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं तो उसका अगर कल्चर अलग होगा तो हमें उस कल्चर के अकॉर्डिंग ही हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी, उनके कल्चर को अडेप्ट करना पड़ेगा। हेल्पिंग बिजनेस एड्रेस वेरिड कंज्यूमर प्रेफरेंस इन इंटरनेशनल मार्केट। इससे क्या हेल्प होती है कि जो अलग अलग टाइप के कस्टमर हैं उनकी नीड को हम पूरा कर पाएंगे। ये तो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, हम एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट का भी देखें तो कल्चर अलग अलग हो जाते हैं। तो हमें उसको अगर मार्केट में उसके अंदर मार्केट के अंदर एंटर करना है तो हमें उनके कल्चर को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, इनोवेट करना ही पड़ेगा अपने आप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 इन इंडिया? 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में पूछा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनलाइज ऑल इंडस्ट्रीज, प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री, एलिमिनेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए 1990 के अंदर क्या आया था, LPG आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 भी उसी से रिलेटेड था।
तो क्या था, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एम टू ओपन अप द इंडियन इकोनॉमी थ्रू रिफॉर्म्स लाइक, हमने क्या किया था, एलपीजी के हेल्प से इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया था कि इंडियन इन्वेस्टमेंट बाहर भी जा सकते हैं और बाहर की इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। ठीक है। Which of the following is a characteristics of a perfectly competitive market? परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल पूछा है, करेक्टरिस्टिक्स पूछी है। अ सिंगल डोमिनेंट सेलर, उसमें कंपटीशन ही कहा गया। मैनी बायर एंड सेलर विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, हाँ जी ये हो सकता है, कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। गवर्नमेंट इम्पोज्ड प्राइस कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट ही प्राइस को फिक्स कर देगी तो वहां पे कंपटीशन कैसे रहेगा। हाई बैरियर्स टू एंट्री, अगर एंट्री के अंदर बैरियर लगा दिया तो जो पहले से अगर वो सब कॉम्पिटिटर बैठे हैं वही रहेंगे और कोई आ नहीं पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स ऑपरेट, देयर आर नो बैरियर टू एंटरिंग एंड एग्जिटिंग इन मार्केट, मतलब मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट का कोई बैरियर नहीं होता। जितने मर्जी बायर्स आओ, जितने मर्जी सेलर आओ, खुला खुला दरवाजे हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन को यही एग्जाम्पल है। Next question is, what is the role of SEZ, Special Economic Zones, in international business? International business में SEZs का क्या रोल होता है? Restricting foreign direct investment, foreign direct investment मतलब FDI रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, नहीं। इसने पूछा रोल, तो रोल अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ, अगर हमने SEZ बनाई है तो नेगेटिव चीज नहीं होगी। फैसिलिटेटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन एंड ट्रेड, हाँ जी हो सकता है। इंक्रीजिंग ट्रेड बैरियर, ये भी नेगेटिव चीज हो गई। कंट्रोलिंग डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज, डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज को कंट्रोल में ले लेना, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। SEZs आर डिजाइन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं किसके द्वारा, बाय ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव, उस SEZ के अंदर जो भी फर्म होगी उसको टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। सिंप्लीफाइड कस्टम प्रोसीजर, कस्टम के प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो SEZ की यही रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द कलेक्टिव इकोनॉमिक फैक्टर्स, जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स है जैसे कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, पॉलिसीज अफेक्टिंग बिजनेस, जो भी पॉलिसीज बनाई गई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो अफेक्ट करती है, जो वो सारी की सारी मिल करके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनाती हैं। ठीक है। The economic environment includes factors like GDP, economic policies, inflation rate, market trends that influence business. Okay. Next question is, which international agreement focuses on addressing environmental challenges? कौन सा एग्रीमेंट हुआ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जो कि इन्वायरमेंट चैलेंज को मतलब कि उसके ऊपर फोकस करता है? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर गैट को डिस्कस किया, जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब कि ये तो टैरिफ से रिलेटेड था, इन्वायरमेंटल चैलेंज नहीं थे। एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो ट्रेड को फ्री करने के लिए, मतलब कि ट्रेड के अंदर लिबरलाइजेशन लाने के लिए आसियान बनाया था, एशियन जो कंट्रीज थी उनके बीच का एक्ट था ये, नहीं। तो बचा हमारे पास ब्रेटन वुड्स एंड क्योटो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द क्योटो प्रोटोकॉल इज द एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट reducing ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर फोकस किया गया था इन्वायरमेंट के ऊपर, उसमें भी स्पेशली ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कम करने के लिए ऊपर फोकस किया गया था, ताकि क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उससे हम बच सके या उससे लड़ा जा सके। What is the mean? तो आंसर इज क्योटो प्रोटोकॉल। What is the mean by bilateral trade? बायलेटरल, जहाँ पे बाय वर्ड आ गया मतलब दो चीज है वहां पे। बायलेटरल ट्रेड का मीनिंग पूछा है इसने, ट्रेड इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंट्रीज, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस, ट्रेड फैसिलिटेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड कंडक्टिंग विद इन अ सिंगल कंट्री। तो मैंने बोला दो आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बायलेटरल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। बायलेटरल मतलब टू, मल्टीलेटरल मतलब मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो बायलैटरल में टू ही नेशंस होंगे, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस। ठीक है। नेक्स्ट आंसर इज, क्वेश्चन इज,
What are the key factor influencing consumer behavior in a socio-cultural environment? सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है? एक्सचेंज रेट एंड जीडीपी, ये तो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। कल्चरल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, हाँ जी ये सोशो कल्चरल है। लीगल रेगुलेशन, तो ये लीगल इन्वायरमेंट है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोशियो कल्चर फैक्टर्स सच एज ट्रेडिशंस, कि एक कंज्यूमर के ट्रेडिशंस क्या कहते हैं, उनके नॉर्म्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें क्या सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर, उनके बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं। Which organization promote global trade liberalization? Which organization promote global trade liberalization? ग्लोबली ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रही है? आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएन, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये देखो एक और यूएन कहीं पे आ जाए तो यूनाइटेड नेशंस होगा। तो ये क्या है, ट्रेड से रिलेटेड कौन सी थी? WTO. WTO focuses on reducing trade barriers and promoting free trade between member nations. Okay. What is the focus of macro environment in business? Macro environment का focus point क्या है? द इंटरनल, तो इंटरनल बिजनेस पॉलिसीज वो तो माइक्रो के अंदर आ गया। ब्रॉड एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल, मैक्रो मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी कंडीशन। ठीक है। इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर इन अ मार्केट, मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटर है वो भी नहीं आएगा। एम्प्लॉय प्रेफरेंस एंड सेटिस्फेक्शन, ये भी नहीं। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रॉड फैक्टर्स जो होंगे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। द मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज पॉलिटिक्स, उस देश की कंट्री की पॉलिटिक्स क्या कह रही है, इकोनॉमी कैसी है, सोसाइटी कैसी है, टेक्नोलॉजी कहाँ क्या कैसी चल रही है, ये सारी जो चीज़ों बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी लार्ज स्केल के ऊपर, इसको हम कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके। विच स्ट्रेटेजी इज कॉमनली यूज टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं? तो फ्रेंचाइजिंग, हम फ्रेंचाइजी खोल देते हैं अदर कंट्रीज के अंदर, हो सकता है। हायरिंग ओनली डोमेस्टिक, ओनली आ गया और डोमेस्टिक के अंदर ही रहना है तो फिर इसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट नहीं आएगी। क्लोजिंग फॉरेन ब्रांचेज, अगर ब्रांचेज खोली हुई बंद कर रहे हैं तो वो क्या है, इंटरनेशनल मार्केट से बाहर आ रहे हैं, एंटर नहीं कर रहे हैं। रिड्यूसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, इसका तो कोई लेन देन ही नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज फ्रेंचाइजिंग। Franchising allows business to expand internationally by granting rights to foreign parties to operate under their brand name. मतलब मेरी कोई ब्रांड होगी, मेरी जो कंपनी होगी उसी के नेम से कहीं और कोई बिजनेस चलाना चाह रहा है तो उसको मैं अलाउ करूँगा, उसको मैं लाइसेंस प्रोवाइड करूँगा, तो वो उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी ओपन करना। जैसे पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हट क्या हर जगह खोल रखा है तो पिज़्ज़ा हट की फ्रेंचाइजी है, मालिक तो एक ही है, मेन कंपनी एक ही जगह है। वट इज द मीन ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पूछा है इसने, तो आंसर इज ऑप्शंस आर डायरेक्टली मैनेजिंग फॉरेन बिजनेस, डायरेक्टली मैनेजिंग फॉरेन बिजनेस, इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड अब्रोड, establishing manufacturing unit in foreign countries, importing goods and domestic product। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड विदाउट एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ये क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि हम विदेशी कंपनी के अंदर स्टॉक खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं उनके, तो वो क्या है, हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो गई ना, हम उसके अंदर मैनेज करने के लिए हमारा कुछ चक, तो वो क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एग्जाम नाम दिया गया कि हम किसी विदेशी कंपनी के अंदर एसेट्स को खरीद रहे हैं, शेयर्स को खरीद रहे हैं। वट इज द की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर दोस्त जो ज्यादा, जो वेंचर मतलब जॉइंटली हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। अ बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म्ड विदाउट शेयर रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्स शेयर करने के बिना ही हम पार्टनरशिप वर्क करते हैं, नहीं। इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस बिटवीन टू कंपनीज, नहीं, इसके अंदर फिर पार्टनरशिप कहाँ आई? ठीक है, जॉइंटनेस आई नहीं। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स वेयर टू एंटिटीज शेयर ओनरशिप
रिसोर्सेज एंड रिस्क। सही बात है कि दो अलग अलग कंपनी मिलकर के एक कंपनी को बना देती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये अकेली है तो फिर जॉइंट वेंचर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जॉइंट वेंचर इन्वॉल्व शेयर्ड ओनरशिप रिसोर्सेज रिस्क बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड बिजनेस एक्टिविटी। ओके, कि वो एक हमने एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए जॉइंट वेंचर कर दिया कि रिसोर्सेज के अंदर एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट आधी हो जाए, ठीक है, कम खर्चे पे हम फायदा पूरा ले सकें। What is the significance of the demographic environment in business? Demographic environment क्या होता है, इसके बारे में पूछा इसने। It solely focuses on technology, का वो टेक्नोलॉजी environment हो गया। It analyzes population characteristic like age, gender, info, income, एजुकेशन, ये हो सकता है। राइट आंसर यही है। द इट ओनली मीजर्स जीडीपी, जीडीपी तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। इट डिटरमाइंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये तो गवर्नमेंट इन्वायरमेंट के अंदर आ गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एग्जामिन्स पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इम्पैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड्स। अब हमने देखा कि एक एरिया स्पेसिफिक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर उस डेमोग्राफिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पॉपुलेशन में एज क्या है, अगर एज ग्रुप 18 से नीचे है तो हम वो वाला प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा चलेगा। अगर एज ग्रुप 60 से ऊपर का ज़्यादा है तो वो 60 से 80 वाला ही प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा बिकेगा। तो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। What is the term for tax imposed on imports to restrict their inflow into a country? एक कंट्री के अंदर इंपोर्ट को रोकने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट सब्सिडी, सब्सिडीज कर दी तो मतलब ये तो ज्यादा हो जाएगा, रोक नहीं रहे। एक्सपोर्ट कोटा, ये तो इंपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। इंपोर्ट टैरिफ, हाँ जी, इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम टैरिफ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपोर्ट टैरिफ आर टैक्सेस लेविड ऑन imported goods to regulate their inflow, protect domestic industries। डोमेस्टिक हमारी जो घर की जो हमारी जो कंट्री की ही इंडस्ट्री है उसको सेफ गार्ड करने के लिए हम क्या कहते हैं, बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं कि ताकि वो लिमिट के अंदर ही इंपोर्ट की जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग? इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या है? एग्जाम्पल पूछा इसने। सेलिंग गुड्स थ्रू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर इन फॉरेन मार्केट, मतलब हम डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का मीनिंग है कि हमने बिजनेस हमारे जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली किसी बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर बेचना है, तो वो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है? हम हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, वो कहीं बाहर की मार्केट में जाकर के बेच रहे हैं। तो सेलिंग गुड्स थ्रू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन फॉरेन मार्केट्स, तो राइट आंसर यही है। Indirect exporting involves selling goods through intermediaries like distributor or agent in foreign market। मतलब हम एजेंट्स को हायर कर लेते हैं, हम उनको देते हैं और वो फॉरेन मार्केट के अंदर बेच रहे हैं हमारी चीजों को। What is the term for a situation where a few firms dominate an industry? एक इंडस्ट्री को कुछ फर्म्स है डोमिनेट कर रही है, उसको सिचुएशन को कहते हैं। मोनोपोली के अंदर तो एक ही फर्म होती है। ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन से तो जितनी भी आ जाए फ्यू नहीं आएगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी मोनोपोलिस्टिक आ गया। तो ओलिगोपोली इज द राइट आंसर एंड ओलिगोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर फ्यू लार्ज फर्म्स डोमिनेट एंड कंट्रोल द इंडस्ट्री। कुछ ही कंपनीज होती है जो पूरी की पूरी मार्केट, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती होती है, तो उसको कहते हैं ओलिगोपोली। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक? एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसकी फुल फॉर्म मतलब एक्सिम बैंक जो होता है, ई एक्स मतलब एक्सपोर्ट, आई एम मतलब इंपोर्ट। एक्सिम बैंक का रोल क्या है? टू रेगुलेट डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसीज नहीं, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। हाँ जी, नाम से पता चला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, तो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द एक्सिम बैंक सपोर्ट्स इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर। जो इंडिया के अंदर फॉरेन बिजनेस जो चल रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट का बिजनेस है चाहे इंपोर्ट का बिजनेस है, उससे क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करके उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन? एक्सिम बैंक।
एग्जिम बैंक जो है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अगर हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इनहेंस बिजनेस कॉन्फिडेंस, नहीं, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। इंस्टेबिलिटी है तो एंकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं। क्रिएट अनसर्टेनिटी एंड डिस्करेज बिजनेस एक्सपेंशन, हाँ जी ये हो सकता है। गारंटीज फेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द नेगेटिव वन, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट अनसर्टेनिटी which can negatively affect investment, trade and business operations. Okay. What does multinational corporation MNCs refers to? MNC फुल फॉर्म क्या है? मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है उसके बारे में पूछा है। अब बिजनेस ऑपरेटिंग सोलली इन होम कंट्री, अपनी ही कंट्री के अंदर है तो वो क्या है? मल्टीनेशनल नहीं होगी। अ कंपनी दैट सेल्स ओनली इन डोमेस्टिक कंज्यूमर, नहीं। ओनली आ गया यहाँ पे, लिमिट फिक्स कर दी। अ फर्म्स दैट ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्री विद ग्लोबल स्ट्रेटेजी, हाँ जी ये हो सकता है कि मल्टीपल कंट्री के अंदर वो फर्म अपना बिजनेस कर रही है। अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज ऑपरेटिंग अब्रॉड, गवर्नमेंट और एंटरप्राइज ऑपरेटिंग अब्रॉड, नहीं। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। एमएनसीज आर कंपनीज दैट हैव ऑपरेशंस, एसेट्स एंड मार्केट इन मल्टीपल कंट्री व्हाइल अडॉप्टिंग ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजीज, ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अपना करके हम हमारी कंपनी की यूनिट्स ओपन कर देते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल यूनिट हो, चाहे वो एसेट्स हमने लगा दिए, चाहे मार्केट के अंदर कैसे भी एंटर किया हमने, मगर हम एमएनसी बना लेते हैं, मल्टीनेशनल लेवल पे बना देते हैं, तो एमएनसी वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज इन द बिजनेस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ मतलब ऐसे लॉ जो कंज्यूमर के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज टू इंक्रीज कॉर्पोरेट प्रॉफिट, नहीं। एंश्योर कंज्यूमर्स राइट एंड सेफ गार्डेड अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस, हाँ जी ये ठीक है कि कंज्यूमर के राइट्स, उनके अधिकारों का रक्षण करना, सेफ गार्ड करना उनको अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ, तो ही वही क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आर डिजाइन टू एंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इससे क्या होता है? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एंश्योर करते हैं। प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन को कम करते हैं, बंद करते हैं। सेफ गार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट होते हैं, कंज्यूमर की जो चीजें होती हैं उनको हम सेफ गार्ड करते हैं। तो राइट आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म इंक्लूसिव इकोनॉमी मीन। इंक्लूसिवनेस मतलब कि सबका साथ सबका विकास। तो इकोनॉमी वेयर ओनली अर्बन एरिया बेनिफिट, ओनली कट कर दो। इकोनॉमी दैट एंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑल सेक्शन आ गए तो इंक्लूसिवनेस आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। An economy, inclusive economy foster equal opportunity and benefit to all the section of the society, reducing inequality. इनइक्वालिटी को कम कर करके सारे सेक्शन को प्रॉफिट इक्वली प्रोवाइड करना ही इंक्लूसिव इकोनॉमी है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पर्पस क्या है? WEF to regulate stock market, to foster global public private corporation, global public private corporation को फोस्टर करना। इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, मैनेज इंटरनेशनल फाइनेंस, मैनेज इंटरनेशनल फाइनेंस, देखो फाइनेंस आ गया, कट कर दीजिए। रिस्ट्रिक्शन और इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन तो फिर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक में आएगा नहीं, कट कर दीजिए। स्टॉक मार्केट बिल्कुल, अगर हमें नहीं भी आता तो नेगेटिव मतलब वो हम अगर एलिमिनेशन मेथड भी लगाएं तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फैसिलिटेट डायलॉग एंड पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर ऑन ग्लोबल इशू। पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर जो होते हैं, जो ग्लोबल इशू के ऊपर होता है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। What does the term greenfield investment refers into the business, international business? Greenfield investment की definition पूछी है। Purchasing existing business in foreign countries, foreign country के अंदर जो business चल रहे हैं उसी को purchase कर लेना। Establishing new operation from scratch in a foreign country, फॉरेन कंट्री में स्क्रैच से अपना बिजनेस बनाना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, पार्टनरिंग विद लोकल बिजनेसेस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन फॉरेन इन कंट्री, मतलब बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। What is the significance of trade barrier?
ट्रेड बैरियर का क्या सिग्निफिकेंस है? एलिमिनेट ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है? नहीं। टू प्रमोट फ्री ट्रेड? नहीं, वो तो फ्री ट्रेड को रोकेगा। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बट लिमिट इंटरनेशनल ट्रेड? हाँ जी, ये आंसर ठीक लग रहा है कि देखो ट्रेड बैरियर आ जाते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक कंट्रीज है, इंडस्ट्री है, वो तो बच जाती है। क्यों? एक्सपोर्ट की चीजें जो होगी, मतलब कि बाहर से आने वाली चीजें वो नहीं आएगी, इंपोर्टेड चीजें नहीं आएगी, तो हमारे ट्रेडर्स को फायदा होगा। बट इसी के कारण लिमिट भी हो जाती है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारा जो ग्लोबल बिजनेस चल रहा था उसके अंदर भी लिमिटेशंस आ जाती है। हम भी तो नहीं बेच पाएंगे ना, ट्रेड बैरियर होगा तो ये दोनों साइड का ही काम करेगा। दे रेड्यूस ट्रेड कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ्स एंड कोटास प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं बट में लिमिट ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को भी, अगर थ्रेट्स को कम कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज को भी वो रोक रहे हैं। वट इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट का कंसेप्ट क्या है? मॉनिटरिंग एम्प्लॉय एफिशिएंसी, इवेल्युएटिंग ए कंपनीज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखिए सोशल ऑडिट है तो सोसाइटी से रिलेटेड होगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। थर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो सोसाइटी से रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी ही में ही जाएंगे। तो अ सोशल ऑडिट एसेस is how well a company meets its social responsibility and impact society। अब इसके अंदर सोशल ऑडिट के अंदर क्या देखते हैं, जो कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितना अच्छे से निभा रही है और वो क्या क्या इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर डाल रही है, उसी को हम कहते हैं सोशल ऑडिट। वट इज द मीन बाय पॉलिटिकल रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस? पॉलिटिकल रिस्क का मीनिंग क्या है? रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कल्चरल, वो तो कल्चरल रिस्क हो गया। रिस्क रिलेटेड टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन स्टेबिलिटी अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन। हाँ जी, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है उसकी वजह से पॉलिसीज चेंज होंगी, उसकी वजह से जो बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट पड़ता है, ठीक बात है। रिस्क कॉज बाय द करेंसी फ्लक्चुएशन? नहीं। रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केट कॉम्पिटिशन? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व अनसर्टेनिटीज इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यू टू गवर्नमेंट एक्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट किसी और की कंट्री की गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है तो बिजनेस बढ़ेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और हमारे में क्या है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो हमारा बिजनेस क्या है, डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम इन इंडिया अलो? इंडिया के अंदर जो ये स्कीम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, वो क्या अलो करती है? अनलिमिटेड आउटवर्ड रेमिटेंस विदाउट गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, गाइडलाइंस ही नहीं है, रेमिटेंस होता जाए बाहर की तरफ। तो Indian resident to freely remit a specified amount of money abroad for permitted purpose। कुछ परमिटेड पर्पस के लिए पैसा यूज कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, बाहर यूज कर सकते हैं इंडियन रेजिडेंट। हाँ जी। कंप्लीट डीरेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओनली बिजनेस एंटिटीज टू एमिट फंड्स अब्रॉड। तो ओनली आगे इसको तो वैसे ही कट कर दो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंडर दिस स्कीम इंडियन रेजिडेंट कैन रेमिट फंड्स अब्रॉड अप टू द प्रिस्क्राइब लिमिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक एजुकेशन एंड ट्रेवल। मतलब कि बाहर जाकर के पैसा यूज कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक स्पेसिफाइड लिमिट के तक, मगर वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही, जैसे कि वो घूमने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां पे वो खर्चा कर सकते हैं, अपना पैसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कल्चरल रिलेटिविज्म मीन इन इंटरनेशनल बिजनेस? कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर? ऑप्शन नंबर बी, व्यूइंग कल्चरल प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन देयर कल्चर कंटेक्स्ट रेदर देन वंस ओन, अपने कल्चरल को छोड़ करके दूसरों के कल्चर के ऊपर ध्यान देना, वही क्या है कल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब कि हम कल्चरल रिलेटिविज्म कह रहे हैं, हमारे साथ हम दूसरों के कल्चर को जोड़ करके देख रहे हैं। व्यूइंग कल्चरल प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन देयर कल्चरल कंटेक्स्ट रेदर देन वंस ओन, अपने छोड़ करके दूसरों की तरफ ध्यान देना। कल्चरल रिलेटिविज्म encourage understanding and respecting cultural differences without imposing external values। ठीक है। वट इज द मेन फोकस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बनाई जाती है उनका मेन फोकस क्या होता है? प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर? नहीं। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस? हाँ जी, दिख ही रहा है कि पॉलिसी बना रहे हैं इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रीज
ग्रोथ तो होगी ही। ठीक है, अगला है रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेन, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं नेगेटिव चीजें तो नहीं होगी। रेगुलेटिंग सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर को रेगुलाइज कर रहा है, रूल्स बना रहा है, उसके लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आउटलाइंस द गवर्नमेंट अप्रोच टू फोस्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट कि जिसके क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ग्रोथ करना, इकोनॉमिक को ग्रोथ लाना, इसका मेन पर्पज रहता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 100 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द टर्म फॉर एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था उसको क्या कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट reduce और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज। जिन दो कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उनके बीच में या तो कम हो जाते हैं, हटा ही दिए जाते हैं जो बैरियर्स होते हैं। प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इससे क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बढ़ता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दोनों इकोनॉमी के बीच का कोऑपरेशन भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ होते हैं हमारे यूनिट नंबर 1 के टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम चलेंगे यूनिट नंबर 2 के साथ, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 के 1 to 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको जरूर पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू उसका पता चल जाए, जो कि आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसे कुछ चाहिए, तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं मुझे, मैं जरूर कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।